Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Good sir. evening, sir. Good evening, good evening. कैसे हैं आप सभी लोग? सर अपन Sir, पहले fine. Fine, sir. Fine, हैं sir. सर। Fine, sir. सर बढ़िया। बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सर सर अच्छी चल रही है। सर अच्छी चल रही Sir, अच्छी चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों का एग्जामिनेशन कब है? टर्म 1 का? सर चल रहा है फर्स्ट टर्म। है। सर स्कूल सर चल एग्जाम रहा चल रहे है। हैं। ओके, चलिए बढ़िया है। और एनटीएससी का एग्जामिनेशन आई थिंक अभी ऐसा कुछ ऐसा डेट आया नहीं है ना? सर एमटीएससी का सर एक्सपेक्टेड तो जनवरी में है सर। चलिए ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि सोशल में आपने कहाँ तक पढ़ा है? आर्नव से आवाज़ आ रही है? यस सर। सोशल में आपने कहाँ तक पढ़ाई कर ली है? सर लास्ट आई गेस हमने जो था मनी एंड क्रेडिट कंप्लीट किया था सर। मनी एंड क्रेडिट। तो ये आपकी बात यस हुई इकोनॉमिक्स की कि आपने मनी एंड क्रेडिट कंप्लीट कर लिया, राइट? यस सर। और यस अब आते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में क्या क्या कंप्लीट किया? सर जियो में हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, एग्रीकल्चर तक। ओके, एग्रीकल्चर डन। यस यस सर सर, डन। सर ने मॉड्यूल से करवा दिया था। अच्छा, और अब आ जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में बताइए। सर नेशनलिज्म इन इंडिया। यूरोप। सर यूरोप वाला भी कर लिया था, सर सर यूरोप इंडिया वाला भी कर लिया। अच्छा, दोनों हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट वन है सिविक्स। सिविक्स में बताइए। सर सिविक्स में सर पावर शेयरिंग भी हो गया था, सर फेडरलिज्म भी हो गया था, और सर उसके बाद भी एक चैप्टर किया था सर, उसका नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। सर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, वेरी गुड मानस। मानस, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने आई थिंक रैंक 1 सिक्योर किया जीएसटीएस, राइट? यस सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। हाँ, तो जैद ने भी लिखा है कि सर पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, वेरी गुड। कृष्णा शर्मा, मोक्षिका आई थिंक एक लड़की इसमें है, सर गर्ल है। ओके, चले। ओके, हेलो ज्योत्सना। यस, ज्योत्सना भी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं। युक्ति इज देयर। युक्ति, आर यू देयर इन दिस कॉल? Good evening, sir. गुड इवनिंग। चलो, इट्स नाइस टू सी यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना? तो ठीक है। अब आप बताइए कि व्हाट यू वांट मी टू स्टार्ट। कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहोगे, क्या पढ़ना चाहोगे? इट्स अप टू यू नाउ, है ना? लेट मी नो दैट what you want to start today, or if you have any problem in previous chapters also, you can ask. Otherwise I will start asking. यस सर। सर मैं कह रहा हूँ सर रिवीजन करा दीजिए सर, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर सर, क्योंकि पहले करा दिए सर, कृष्णा सर ने पहले। अच्छा, ठीक है। यस सर, सर एक रिवीजन करा दीजिए सर सर। रिवीजन करा फुल यस दीजिए। सर रिवीजन एग्जामिनेशन हो से गया। मतलब एकदम सर पे ही है। एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। तो रिवीजन आप किन चीज़ों का चाहते हैं? विच चैप्टर्स रिवीजन यू वांट मी टू स्टार्ट? सर फर्स्ट टर्म में आने वाले चैप्टर। सर हिस्ट्री सर चैप्टर्स। सोशल साइंस और जियो के सर जो लेंदी चैप्टर्स हैं थोड़ा, सर बाकी तो हो जाते हैं। सर मेरा सर पीटी नेशनलिज्म इन यूरोप की। सर उसमें तो सर सर 3 हिस्ट्री है नेशनलिज्म इन सॉरी। यूरोप का करा दीजिए। यस सर। नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद नेशनलिज्म इन यूरोप। थोड़ा देखते हैं नेशनलिज्म यूरोप में क्या हुआ, है ना? यूरोप में क्या स्थिति यस सर। है, क्यों नेशन स्टेट बनना चाहता है, मॉडर्न यस स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, मोनार्की में क्या प्रॉब्लम है, और जब नेशन स्टेट बन ही गया तो क्या नेशन स्टेट बना रहा या फिर से कंजर्वेटिव रेजिम आ गया? ठीक है। ये लिबरल नेशनलिस्ट कौन है, और लिबरल नेशनलिस्ट ने जो है नेशन स्टेट बनाने की सोची ही क्यों, उनके दिमाग में ये बात आई ही क्यों? ये भी पॉइंट डिस्कस कर लें।
के लिए थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प कर दीजिए कि कैसे, क्यों जो है कि ये नेशन स्टेट की बात है, और कोई स्टेट कर लेते, मतलब नेशन स्टेट मोनार्की ठीक तो था, क्या प्रॉब्लम थी मोनार्की में? नेशन स्टेट क्यों बनाना चाहते हो? ऑल इज वेल, लेट्स गो विद द फ्लो, क्या जरूरत है? यस अर्णव, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। यस सर। सर आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। हाँ बताइए, आई एम रेडी टू हियर दैट। यस सर। सर नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन था सर वो इसलिए हुआ क्योंकि जो मॉडर्न स्टेट थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी सर, उसमें लोगों को कई सारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल पा रहे थे और उनके पास एक तरह की फ्रीडम वो नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने नेशन स्टेट की तरफ का रास्ता चुना। और एक इसमें इम्पोर्टेंट था शायद नेशनलिज्म की भावना का भी, क्योंकि पहले अच्छा। वो स्कैटर्ड की तरह थे कि किसी अब ये नेशनलिज्म की भावना कहाँ से आई? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? किसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ? सर थर्ड एस्टेट के रिवॉल्ट से। थर्ड स्टेट को रिवॉल्ट करना है, ये उनको किसने बताया? सर उन्होंने खुद देखा कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ। सर हमने पढ़ा था जब चैप्टर सर आपने पढ़ाया था। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन उनको ये कैसे महसूस हुआ कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा, लिसन, उनको ये कैसे मालूम हुआ कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है? सर एजुकेटेड पीपल, मतलब कुछ हाँ, थर्ड स्टेट में थे जो थोड़े से एजुकेटेड पीपल थे। चलो तुम कहना चाहते हो मिडिल क्लास मिडिल क्लास लोग। एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस, ऐसा कुछ कहना चाहते हो? यस चलो, मुझे लगता है तुम ये कहना चाहते हो कि सर वो जो जॉन लॉक थे, मॉन्टेस्क्यू थे और जीन जैकस रूसो थे, उन्होंने अपने फिलॉसफी के थ्रू जब सेंसरशिप अबॉलिश हो गया 1789 में, तो अपनी फिलॉसफी पब्लिक डोमेन में रिलीज की, और जब पब्लिक इसको पढ़ती है तो उनको ये ज्ञान होता है कि मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा दूसरा भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। यस सर। यस एक सर। तरह से सजेशन दिए थे सर, थ्योराइज तो कर ही सकते हैं सर, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ना तब। तो उससे जब पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है, जब पढ़ लिया तो उनको ये ज्ञान आ गया कि इसके अलावा भी अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी तो चल रहा था 1776 का, ठीक है, उसका भी जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था। फिर अब यहाँ पे जब ये फिलोसफर से पढ़ के इन्होंने जब समझा कि फ्रेंच में जो है, फ्रांस में कुछ ऐसा किया जा सकता है, तो उसके लिए पब्लिक क्या आती है, सड़कों पे आती है। और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थिंक बहुत अच्छे से समझा है, जाना है, ठीक है। यस सर। और जब फ्रांस इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है, ओवरऑल जो फ्रांस में इस तरह की गतिविधियां जब हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी पड़ता है, ठीक है। लोगों को जब ये पता लगता है कि ये जो कंजर्वेटिव रेजीम सेटअप है, कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल, आई थिंक ये भी आप जानते हो, ठीक है। हाँ, तो इनको लगता है कि अब कंजर्वेटिव रेजीम जो ये सेटअप हुआ है, तो इस कंजर्वेटिव रेजीम के अलावा भी एक हमारे पास ऑप्शन है, ये कौन सा, लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ, हालांकि टर्म यूज नहीं किया गया है एक्सक्लूसिवली, ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनको ज्यादा क्या होता है, उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की काम कैसे करे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, अनलिमिटेड पावर ना हो उनके पास, उनके पावर को लिमिट किया जाए, पावर डिवाइड कर देते हैं सर, जैसे ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ने से पहले कुछ समझ लें तो फिर पढ़ें, ठीक है। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप सभी को। नो सर। नो सर। नो सर, अभी विजिबल नहीं है। सर अब विजिबल है। यस सर। अभी चलिए, फिर इसके बाद नेशनलिज्म इन यूरोप, ये भी विजिबल होगा। यस सर, विजिबल है। कहीं पे डाउट आए तो जरूर पूछिए। अब पहले समझ लीजिए नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप में राइज होता है नेशनलिज्म का
नेशन स्टेट एक टर्म आएगा जो आपको पढ़ना है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ये नेशन स्टेट क्या है, आप में से कोई बता दो फटाफट बिना देर किए। सर यहाँ पे स्टेट जो है किसी कंट्री को रेफर कर रहा है, और सर नेशन स्टेट मतलब कि वो जो है अब वेट वेट वेट, ये डेफिनेशन नहीं है। नेशन स्टेट क्या है? नमन मित्तल। एक कंट्री जिसमें उसके मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेम हिस्ट्री रखते हो और सेम सोच रखते हो अपने देश के प्रति। चलो कोशिश अच्छा किया है, वैसे प्रेजवर्दी है। नारायण आप क्या कहना चाहते हो? यस सर। सर सबसे पहले नेशन स्टेट तो ये हुआ कि मतलब छोटे छोटे जो स्टेट्स जो पहले एम्पायर थे उनको मिला के हमने एक मतलब बाउंड्री के अंदर रख दिया और उस बाउंड्री को उसके पीपल के थ्रू ही रूल करवाया। एक काम करो, आप लोगों के पास एनसीईआरटी है अभी? यस सर है। ठीक है, पहला पेज तो आपने फ्रेडरिक सोरियो का देखा होगा, पेंटिंग होगा, पेज पलटो, ठीक है, और नीचे वाले पैराग्राफ में जाओ, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट दोनों के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ो। यस सर पढ़ लिया। क्या है? अ नेशन स्टेट इज अ in which the majority of its citizen not only its रूलर। यस, तो नेशन स्टेट क्या है? मेजॉरिटी ऑफ its citizen not only its ruler, क्या? The came to develop a sense of common identity. Came to develop a sense of common identity. Sense of common identity and share history of this. Common identity. A sense of common identity and shared history or descent. History or descent. चलो इतना बहुत है। So this is what nation state is, ये बताना है आर्नव, ठीक है? सर यस सर। अब नेशन स्टेट, अब आप ये भी कह सकते हो सर अर्नेस्ट रेनन भी कुछ कहा है, हाँ वो भी कह सकते हो। जब अर्नेस्ट रेनन के बारे में पूछा जाए तो अर्नेस्ट रेनन का भी बताना है कि वो अर्नेस्ट रेनन ने क्या कहा कि कॉमन हीरोइक पास्ट। देखो उसी में ऊपर आपको दिख जाएगा, अर्नेस्ट रेनन ने भी बोला है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में जब जाओगे तो कॉमन एंडेवर, सैक्रिफाइस, डिवोशन की बात की है किसने? अर्नेस्ट रेनन ने। नेशन स्टेट वो होता है जहां पे लोग एक हीरोइक पास्ट देख सके अपना, उनका एक क्या हो, डिवोशन हो टुवर्ड्स द वेल डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है? समझ में आ रही है बात आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर यस सर यस सर आ रही है। ठीक है, तो वो नेशन स्टेट हुआ, ठीक है। अर्नेस्ट रेनन के बारे में पूछा जाए तो अर्नेस्ट रेनन, जनरल पूछा जाए तो आप ये लिखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन। अब ये बात कैसे है कि मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन नॉट ओनली इट्स रूलर? अब इसके पीछे की लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अब जैसे ये एक अंपायर है, ठीक है, पैचवर्क ऑफ डिफरेंट टेरिटरीज, डिफरेंट रीजन, ठीक है, थोड़ा सा ये आपको याद आ रहा होगा, कुछ ऐसे ही बनता था फुटबॉल, है ना? तो अब ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ये रीजन 4 है, एंड सो ऑन, ठीक है, सारे रीजन्स। अब ये सारे जो रीजन्स हैं इसमें आप देखोगे लोगों का क्या है, लैंग्वेज अलग है, ठीक है, लैंग्वेज, फिर ट्रेडिशन, फिर कल्चर, फिर और क्या हो सकता है? लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कल्चर, रुक जाओ ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे वेट एंड मेजरमेंट भी याद करो, इनका अपना है। यस सर। सर करेंसी भी अपनी है। करेंसी भी अपनी है,
ठीक है, कस्टम बैरियर्स भी हैं सर 5% सब पे। चलो टैक्सेस भी है, कस्टम बैरियर जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें एक रीजन में जो है अलग है, दूसरे रीजन में अलग है, तीसरे में अलग है, चौथे में अलग है, इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? यस सर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बहुत, अब देखो, अब यहाँ पे और क्या था प्रॉब्लम कि मल्टी डायनेस्टिक अंपायर हुआ करते थे। अभी देखो मैं चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस उसकी कोर वैल्यू को समझा रहा हूँ, और आई थिंक आपने पढ़ा है तो आप इन सब चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। मल्टी डायनेस्टिक अंपायर हुआ करते थे, ठीक है। मल्टी डायनेस्टिक अंपायर में जो है एम्परर के अंदर किंग, ये सब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। अब इन लोगों में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि ये एक दूसरे को बहुत अलग समझ रहे हैं कि हम अलग हैं, आप अलग हो, आप भी अलग हो, कोई कॉमननेस नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। एक कॉमननेस उनको फाइंड कर पा रहे हैं कि उनके एम्परर क्या है, सेम है, ठीक है, ये कॉमननेस उनको मिल जा रही है, भाई हमारे एम्परर सेम है, बाकी सब तो हमारा सब डिफरेंट है। तो यहाँ के लोगों को लगा कि ये जो सिस्टम है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो व्यापारी थे, जिनको अपना व्यापार बढ़ाना था, उनको लगा कि ये क्या है, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है, वेट एंड मेजरमेंट अलग है, ठीक है, करेंसी अलग है, टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, यहाँ से इस रीजन से इधर जाओ तो प्रॉब्लम, यहाँ से इधर जाओ तो प्रॉब्लम, यहाँ से इधर जाओ तो प्रॉब्लम। भाई हम ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब हम जो है कि हमें ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, और वो हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसमें टैक्सेस बहुत जा रहे हैं, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सुधार इसमें ज़रूरत है। और ये ट्रेडर्स ही हैं, और आप इसको वन वे और दी अदर समझो कि ये कैपिटलिस्ट ही है, लिबरल्स ही हैं जिन्होंने ये सारी चेंजेस लाई हैं। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड नेशनल and the rise of Russian Revolution, socialism in Europe and the Russian Revolution. Yes. वहाँ पे लिबरल और रेडिकल्स दोनों ही क्या है सर? एम्प्लॉयर्स है। यस सर, वो दोनों ही एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, और एम्प्लॉयर्स है मतलब कैपिटलिस्ट है। तो ये जो फिलोसफर आए उन्होंने बताया ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्रिविलेज बाय बर्थ मिल रहा है, वो प्रिविलेज बाय बर्थ न मिलके प्रिविलेज बाय मेरिट मिले, मेरिट, ठीक है। और ये मेरिट से जब मिलेगा तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये सारे प्रॉब्लम रेक्टिफाई होने शुरू होंगे, खासकर ये वाले प्रॉब्लम, ये वाले और ये वाले, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का तो मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, और उसने एक सिविल कोड ले आया 1804, सिविल कोड 1804। अब इस सिविल कोड के जरिए ये सारे प्रॉब्लम्स क्या किया उन्होंने सॉल्व कर दिया, कह दिया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ रहेगी, प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं रहेगा, और राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा। ये तो मेन 3 उन्होंने बता ही दिया। उसके साथ साथ उनके जो ओवरसीज कॉलोनीज में, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड वगैरह में भी जो प्रॉब्लम थी, ये सारे जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, इसको आप यूरोप ही समझो एक तरीके से। अभी कहा कि यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, यहाँ पे करेंसीज अलग है, टैक्सेस है, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस है, ये सब हटाओ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एनहांस करो, ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन एनहांस करिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एनहांस करिए। तो जब ये नेपोलियन ने ये सारी चीजें करनी शुरू की तो लोग बहुत खुश हुए, खासकर कौन, ट्रेडर्स, ठीक है, पेजेंट्स, ट्रेडर्स बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छी बात है, नेपोलियन तो हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी है। यस सर, न्यू फ्रीडम टाइप ऑफ, ठीक है, उनको कहा कि ये तो हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी है, बट एट द सेम टाइम नेपोलियन ये सब ये इसलिए कर रहा है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। एक बड़े से एरिया में, इतना बड़ा एरिया अगर आप एक्वायर कर रहे हो और यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो इस सारी प्रॉब्लम को क्या कर दो, दूर कर दो, ठीक है। इन सारे प्रॉब्लम को क्या कर दो, दूर कर दो। और वही वो कर रहा था, और लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छा इंसान है। और जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल देखो इसको ये कर क्या रहे हैं एक्चुअली, तब पता लगता है कि पॉलिटिकली तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे,
ठीक है, क्या कर रहे हैं? सेंसरशिप, यस सर, इंक्रीज टैक्सेशन। टैक्सेशन इंक्रीज करते हैं। और सर किसी को भी उठा के अपने आर्मी में फोर्स में फोर्स्ड अपने कॉन्स्क्रिप्शन, फोर्स रिक्रूटमेंट। कॉन्स्क्रिप्शन लिखा होगा आई थिंक आपके बुक में। यस सर, ये लिखा हुआ है। यस सर, कॉन्स्क्रिप्शन सर। ठीक है, सेंसर, टैक्सेशन, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, ये सारी जो है चीजों को देखकर लोगों को लगा कि नो, ही इज नॉट द हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, एक्चुअली ही वांट्स टू rule the overall means the overall territory in a well defined manner, in an effective and efficient manner. This was the overall objective of किंगडम में। ठीक है, आई होप कि ये सब आप रिकॉल कर पा रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब जब आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो अब आगे चलते हैं, फ्रेडरिक सोरियो के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आप लोग फ्रेडरिक सोरियो के बारे में जानते हो अच्छे से। यस सर। यस तो रहने दे फ्रेडरिक सोरियो को, अभी जब डिस्कस करेंगे जल्दी डिस्कस। अच्छा, अब आते हैं फ्रेडरिक सोरियो, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो। अभी जब फ्रेडरिक सोरियो आते हैं, फ्रेंच आर्टिस्ट, 1848 में इन्होंने एक विजन देखा। अब 1848 का पीरियड है, हमारी लड़ाई अभी यहाँ पे रेवोल्यूशन आप देखोगे ऑलमोस्ट नेशनलिज्म में नेशन स्टेट कई सारे बन चुके हैं और कई सारे बनने वाले हैं। इनफैक्ट फ्रांस तो इसी टाइम पीरियड में बनेगा, अभी आप पढ़ोगे। यस सर, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज बन गई थी। तो एक यूटोपियन विजन इन्होंने देखा। यूटोपियन विजन एक ऐसा विजन जो कि इतना आइडियल है कि अनलाइकली टू एग्जिस्ट। सर फर्स्ट पेज पे जो है चैप्टर। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने 4 प्रिंट बनाए, उनमें से एक प्रिंट में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने, आप अपनी किताब अपने सामने रखना जरूर, तो आप देखोगे उसका नाम क्या रखा है उस प्रिंट का, बताइए। ड्रीम ऑफ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, एक यूटोपियन विजन था। अब आप देखोगे अपने उस इमेज को देखो, अब इमेज में देखो तो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखेंगी। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आप देखोगे तो उनके सामने कई सारे लोग एकदम दूर से ऐसे कतार में ऐसे लाइन बना के ऐसे आ रहे हैं, होमेज ट्रिब्यूट देने के लिए, दिख रहा है ऐसे। यस सर। उनको कैसे पहचानोगे कि कौन कौन से नेशन के हैं? सर वो अपना मतलब झंडा लेके आ रहे हैं, कॉस्ट्यूम एंड फ्लैग। ठीक है, यही है जिससे उनकी आइडेंटिटी पहचान में आती है। अब उस नीचे देखो, इमेज में ही देखो, नीचे वाले पार्ट में जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिमेन्स शैटर्ड है, दिख रहा है आपको? क्राउन्स वगैरह हैं। ठीक है, अब क्राउन्स वगैरह टूटे हुए दिख रहे हैं। उनके पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे देखो एक पेड़ है। यस सर। किस चीज का पेड़ है वो? लिबर्टी। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जो है एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है और दूसरे में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, और लोग आ रहे हैं अपना ट्रिब्यूट होमेज दे रहे हैं। और जब ये फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई तो इस दौरान बहुत सारे नेशन स्टेट ऐसे थे जो कि एक्चुअल में नेशन स्टेट नहीं थे, बट फ्रेडरिक सोरियो ने मान लिया कि ये जो है आने वाले समय में क्या बन जाएंगे, नेशन स्टेट बन जाएंगे। उन्होंने मान लिया पहले ही, कुछ थे यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूरोप नंबर 1 पे दिखाया हुआ, उसको सब फॉलो कर रहे हैं यूरोपियन, यूएस, स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद फ्रांस जो कि नेशन स्टेट बन चुका है, बनने की पूरी प्रक्रिया में है। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया जर्मनी। अब देखो यहाँ पे ऐसे यूएसए लगा दे, जर्मनी लगा दे, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके फ्रांस, फिर नेक्स्ट है आपके जर्मनी, जो अभी बने नहीं है नेशन स्टेट, बट उन्होंने मान लिया है कि ये नेशन स्टेट बनेंगे अब। ठीक है, और वो कैसे, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? उनके पास कोई फ्लैग वगैरह भी है क्या?
Yes, sir. Yes sir, Yes, Germany. sir. Yes, sir, German flag. Golden कौन सा black फ्लैग है? क्या है फ्लैग? Sir, black, red, yellow. Sir, सर black, रेड एंड गोल्ड फ्लैग है gold. ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद जर्मनी अब इस समय है नहीं। अब जर्मनी के पीछे और कौन है? लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये लोग भी है क्या? किंगडम ऑफ टू Yes, सिसिलीज। sir. सर ऑस्ट्रिया, सर इटली है। लोम्बार्डी, पोलैंड, यस आयरलैंड, सर ऑस्ट्रिया है इंग्लैंड। और सर सिलिसी लोम्बार्डी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड। ठीक है, तो ये सब ऐसे लाइन लगा के आ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को समझना है, उसको देखेंगे बाद में। तो ये इतना तो मेन है, इतना तक जानना ही है। अब उस इमेज में देखोगे, ऊपर देखो इमेज में, तो आपको उसमें जीसस क्राइस्ट दिखेंगे, क्राइस्ट एंजल्स वगैरह दिखेंगे, और वो ये देख के बहुत खुश होते हैं कि लोगों में, यूरोपियंस में एक भाईचारा दिख रहा है। अमेरिकन यूरोपियंस में क्या दिख रहा है? एक भाईचारा, फ्रेटर्निटी। ठीक है, आपसी भाईचारा देख के वो बहुत खुश होते हैं। Yes, sir. अब फिर उसके बाद ये तो हो गई फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने आपको बताया है, आप जानते भी है, ठीक है, कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर हुआ। 1789 में बैस्टिल का केस था, ली सिटोइन, ला पैट्री, आई थिंक आप इससे अवेयर हैं। यस सर। ठीक है, और कैसे नेशन स्टेट वहाँ से इमर्ज होता है, लोगों के अंदर एक भावना की जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, इसका एक रेक्टिफिकेशन मिल जाता है। नेशन स्टेट अगर बन गया तो इस काम का क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम रेक्टिफाइड हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब उसमें अब रेक्टिफिकेशन में आप देखोगे करेंसी को रिड्यूस करना, वेट एंड मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज्ड करना, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है ओथ वर कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ नेशंस, ठीक है, और मार्टियर्स के बारे में भी डिस्कशन है, उनको शहीदों को भी शहीद श्रद्धांजलि दी जाती है नेशन के नाम पे। फिर उसके बाद आप देखोगे नेशनल असेंबली के बारे में ये डिस्कशन है, ईस्ट इंडिया जनरल के बारे में डिस्कशन है, ठीक है, जैकोबिन्स क्लब के बारे में डिस्कशन है। ऑल वर वेरी एंथुसियास्टिक मीन थ्रू आउट द यूरोप दैट द काइंड ऑफ situation is from France is very, energetic one and a very good one, which can help other nations, other kingdoms, other territories to gain independence from the multi-dynastic empires and create a nation state, and will be able to create a nation state. और जैकोबिन क्लब्स was the popular one, और बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों ने जैकोबिन क्लब वगैरह सेटअप करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और जो आर्मी थी फ्रांस की, उन्होंने कहा कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंच आर्मीज टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ यूरोप, ठीक है, एंड दे विल ओवरथ्रो द काइंड ऑफ रेजीम व्हिच हैज बीन सेट अप सिंस एंशिएंट टाइम। क्लियर हो पा रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब जब ये इतनी बात हो गई, फिर नेपोलियन का तो मैंने आपको बता ही दिया लगभग सारी बातें। फिर उसके बाद आप हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में जानना चाहोगे। ये हैब्सबर्ग, अच्छा आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है इसका रेक्टिफिकेशन किसी और ने भी किया है, ठीक है, किसी और ने किया है 1834 में। अब आप लोग बताइए ये कौन, इसमें कौन है, किन्होंने किया है? सर प्रशियंस ने जो ज़ोल्वेरिन सेटअप किया था। ज़ोल्वेरिन सेटअप किया था, उन्होंने देखो यही सारी प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन किया है, ठीक है। Yes, sir. नंबर ऑफ करेंसी 30 से 2 पे ले आए थे Sir, 30 से 2 पे ले आए थे। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन एनहांस कर दिया था, ठीक है। तो कस्टम यूनियन एक बनाया था 1834 में रूसिया ने, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। और ये मिडिल क्लास को इतनी क्या पड़ी है, वो क्यों इतना चेंजेस लाना चाहते हैं? क्योंकि मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग, ये सब पढ़े लिखे सर, उन्हें कुछ पता है, सब उन्होंने पढ़ा है दूसरे लोगों के थॉट्स। हाँ, उन्होंने पढ़ा है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो रीजंस से काम करते हैं, ठीक है, लॉजिक लगाते हैं हर बात, ठीक है, हर प्रॉब्लम, हर जो है कि हर बात के लिए उनको रीजंस चाहिए, ये है तो ये क्यों है, ठीक है। अभी आप एक चैप्टर है आपका प्रिंट, उसमें आप पढ़ोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ पे फिर आएगा,
तो लोगों के अंदर जो है कि ये डेवलपमेंट हुआ लोगों के अंदर कि वो जानना चाहते हैं कि भाई अगर चर्च के पास इतनी अथॉरिटी है तो ये अथॉरिटी इनको दिया किसने? क्या जीसस क्राइस्ट खुद आके अपने हाथों से इनको देकर जाते हैं अथॉरिटी that you will regulate my religion, you will regulate the entire Christian religion, नो you सर। will, है ना? तो ये रीजन है, ये डेवलप कब हुआ? जब पढ़ाई की, जब समझा, जब व्यूज पढ़े अलग अलग लोगों ने। अब इसके आगे जब जाओगे तो आप हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में समझोगे। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में जब आप देखोगे तो आप क्या समझते हो हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में, क्या जानते हो बताइए? हैब्सबर्ग एम्पायर, तो हैब्सबर्ग एम्पायर में डचीज एंड कैंटून्स आपको मिलेंगे, कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स को ही बुलाया जाता है डचीज कैंटून्स, ठीक है, जर्मनी, इटली, इन सब जगह। तो डचीज एंड कैंटून्स, हैब्सबर्ग एक ऑस्ट्रियन हंगरी का मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी में, ठीक है। और इसमें देखोगे अलग अलग रीजन्स क्या थे, इक्विप्ड थे, इट वाज इक्विप्ड विद डिफरेंट रीजन्स, और यू नो यू कैन से दैट इट वाज as the name suggests that it was a multi-dynastic, I must have used this word earlier, so multi-dynastic empire था, एक से ज़्यादा डायनेस्टी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मल्टी-डायनेस्टिक एम्पायर था, एक से ज़्यादा किंगडम्स को अपने अंडर में कवर अप किया है। अब ये पैचवर्क जो था अलग अलग रीजन्स का, वो कैसा था, थोड़ा इस पे जो है लाइमलाइट हम रखते हैं, ठीक है, पुट करते हैं, बट एक ओवरऑल चीज़ आप ये जान लो कि अलग अलग रीजन में लोग रहते हैं, वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई गैलिक बोलता है, कोई गैलिक के अलावा और क्या भाषा है, मैग्यार कोई बोलता है, फिर कोई जर्मन भाषा बोल रहा है, कोई इटालियन बोल रहा है, पॉलिश बोल रहा है, ठीक है। गैलिक हमें बाद में मिलेंगे, गैलिक यहाँ नहीं है शायद, ठीक है। तो ये मेन है गैलिक। आपको वैसे है कहाँ, अगर गैलिक की बात आ गई है तो है कहाँ? देखो आपकी किताब में स्कॉटिश तो नहीं है जो गैलिक बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, ब्रिटेन उनको जो है कहते हैं कि आप गैलिक नहीं बोलो, इंग्लिश बोलो। याद करो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, पढ़ा है? देखो अगर किताब सामने है तो जाओ वहां पे और गैलिक खोजो, ठीक है, तो गैलिक वहां पे हमें मिलेगा। यहाँ पे ये भाषा अलग अलग, तो अलग अलग एरिस्टोक्रेट्स यहाँ पे रहते हैं, मेनली 3 है, ठीक है। तो आप इसमें अगर आप देखो तो कौन कौन से रीजन है, अब उस रीजन के बारे में जानना हमें जरूरी है, ठीक है। तो कुछ रीजन्स बताइए जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल जर्मन स्पीकिंग अगर देखें तो कहाँ है? जर्मनी, सर बोहेमिया, प्रेजेंट बोहेमिया, सर एल्पाइन रीजन्स। एल्पाइन रीजन्स कौन से हैं? एल्पाइन रीजन्स सर टायरोल, ऑस्ट्रेलिया, सुडनलैंड। टायरोल, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ गया यहाँ पे? सर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एंड सदर्नलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद बोहेमिया, अल्पाइन रीजन। अब इटालियन स्पीकिंग क्या कौन से थे? सर लुम्बार्डी और वेनेतिया। लुम्बार्डी एंड वेनेशिया और वेनेटिया, राइट। फिर उसके बाद पॉलिश रीजन के कौन से थे? पॉलिश बोलने वाले गैलिसिया। स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन्स हैं जो कि पैचवर्क है किसमें, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन पे, ठीक है। यहाँ पे हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कौन सी भाषा बोल रहा है? मैग्यार, ठीक है। और आधे जो है फिर रीजनल डायलेक्ट्स जो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे पेजेंट्स भी रहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात? कौन रहते हैं? पेजेंट्स। तो ये ओवरऑल जब इनको पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर में पाया जाता था, ठीक है। अब ये हैब्सबर्ग एम्पायर के बाद अगर हम देखें तो हमें पढ़ने को क्या है? ऑस्ट्रिया और सॉरी एरिस्टोक्रेसी, इसके बारे में पढ़ना है। एरिस्टोक्रेसी जो कि फ्यू इन नंबर्स है। अब देखो जब फ्यू इन नंबर्स है थ्रू आउट द यूरोप, तो ये अपने जो है कि कैसे एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में रहेंगे,
इनके पास रियल इस्टेट्स वगैरह है, पैसे हैं, पॉलिटिकल और सोशल, पॉलिटिकली और सोशली क्या एक डोमिनेंट क्लास है यूरोप की, और कुछ ही लोग हैं, दे आर फ्यू इन नंबर्स। अब बताओ किसी भी जगह पे ओवरऑल अगर आप देखो तो अमीर ज्यादा है कि गरीब? गरीब। ठीक है, गरीब ज्यादा है, अमीर कम है। तो अमीर जब कम है तो अब इनके कांटेक्ट होने के भी अपने क्या है एक तरीके हैं, या तो फिर एक इनकी फ्रेंडशिप हो, या तो फिर बाय मैरिज हो। ठीक है, तो ये लोग आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो जो एरिस्टोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक है, उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक, और अब उसके बाद आप जब देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बाद आप ये भी देखना यहाँ पे कि ये अपने पावर को रिटेन करके रखना चाहते हैं हर हाल में। फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं डिप्लोमेसी पर्पस के लिए। कौन सी लैंग्वेज? ये सब फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज के इस्तेमाल के बाद अलावा और क्या है, ये यूरोप है। ठीक है, तो यूरोप का एक सेंट्रल पार्ट है, एक ईस्टर्न पार्ट है और एक वेस्टर्न पार्ट है। तो सेंट्रल, ठीक है, दिस वन इज दिस वन, सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, क्या डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप्ड हो गया यहाँ पे वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होगा, इंडस्ट्रीज डेवलप होगी या इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, कई सारे आप लोगों को मैंने शायद अगर रशियन रेवोल्यूशन आपको मैं ही पढ़ाया हूँ, मैंने ही पढ़ाया शायद, तो मैंने बताया है कैसे एक जगह पे इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पे लोग काम करने आएंगे। फिर वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, वहाँ पे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो जाएगा, वर्किंग क्लास बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेंगे लोग ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तो रियल इस्टेट्स वगैरह है। ठीक है, इस्टेट्स वगैरह है यहाँ पे बड़े बड़े। यहाँ पे फ्यूडल जो है कि फ्यूडल सिस्टम ना कह के ये कहा जाए, क्या कहते हैं उसको, आप जो दास प्रथा है, क्या कहा जाता है उसको इंग्लिश में? स्लेवरी। सर्फडम, वेरी गुड, सर्फडम। ठीक है, यहाँ पे अभी भी चलता है, लार्ज स्टेट्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं होता है जिस तरीके का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे रखना याद कि इस चीज को हम फिर से हो सकता है बाद में डिस्कस करें कि ऐसा क्यों, अगर नहीं हुआ तो अब कैसा, कब होगा, क्यों होगा। ठीक है, हम लोग इस बात पे आएंगे, जरूर आएंगे, इसको यहाँ पे याद रखना। अब आते हैं लिबरलिज्म के बारे में जानने के लिए। देखिए, जो जो टॉपिक आपकी किताब में दिया है मैं एक एक करके सारा बताते चल रहा हूँ, एंड आई होप कि आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ के बैठेंगे। याद है ना? यस सर। तो लिबरलिज्म अब आईएसएम जुड़ गया, मतलब आइडियोलॉजी। ठीक है, हाँ, आइडियोलॉजी हो गया। आइडियोलॉजी किस चीज की? फ्रीडम। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो फ्रीडम प्रमोट कर रही है। लिबर्टी का मतलब ये होता है। अच्छा, ये किसी वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब भी फ्रीडम होता है या फ्री होता है, क्या है वो वर्ड? लिबर, लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब लिबर का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। सर फ्री होता है। चलो, फ्री। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसका जो है सॉल्यूशन, जो लिबरल नेशनलिस्ट। अच्छा, ओवरऑल चलिए एक जनरल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। अगर किसी ने कह दिया कि लिबरल नेशनलिस्ट नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, तो बताओ लिबरल नेशनलिस्ट किस तरीके का नेशन स्टेट बनाना चाहेंगे? अपने नेशन स्टेट में क्या करना चाहेंगे? सर मैं नारायण। हाँ बताओ। यस सर, अगर लिबरल स्टेट मतलब फ्रीडम है तो फ्रीडम सबसे पहले सर जो वहाँ की मोनार्की गवर्नमेंट है सर, उससे फ्री, मतलब जो ऑटोक्रेटिक रूल है सर, उससे फ्री होना। और जैसे प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो है, या फिर मोनार्क या फिर चर्च के जो मतलब होते थे, उन्हें जो बर्थ से प्रिविलेजेस मिलती थी उनका खत्म होना और मेरिट के हिसाब से हो जाना, और बाकी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और चलिए, बहुत अच्छी बात, अच्छा प्रयास किया। तो
अब लिबरल नेशनलिस्ट की अगर अब कहीं भी बात आए तो आप ये कहोगे कि जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनको दो तरीके की फ्रीडम चाहिए, वो नेशन स्टेट में दो तरीके के चेंजेस चाहते हैं, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इकोनॉमिकल मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, राइट? मार्केट को फ्री करना। And this is what you are going to read in this liberalism paragraph, liberalism subtopic. The first paragraph will be dedicated to political freedom, and the second and or the upcoming paragraphs will be dedicated to economic freedom, right? तो political जो freedom है, political freedom में government by consent, as I told you, ठीक है, तो government बने वो consent के through बने, that people have a say in framing out the government. Must have a say, right? Vote करने जाएं. This is what means put a check on the constitution, on the monarch, to limit the power of monarch is the overall objective of liberal nationalist. और यहाँ पे इसी तरीके का उनको क्या चाहिए? freedom. Let us come to the economic term, economics और economical freedom. तो economical freedom में there was restriction as we discussed in the very beginning कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करो, ठीक है, चाहे एक जगह से दूसरी जगह मूव करो तो जो है कि आपको क्या करना होगा, अलग अलग आप देखोगे कि वहाँ वेट एंड मेजरमेंट है, करेंसी अलग अलग है, कस्टम ड्यूटीज है, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम है। चाहे वो जर्मनी के आप 39 कन्फेडरेशन में ही क्यों ना घूम रहे हो, पढ़ा है आपने? यस सर, पढ़ा है। नेपोलियन ने सिंपलीफाई किया था। हाँ, जर्मन के 39 कन्फेडरेशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया होगा आपके बुक में जब इकोनॉमिक पढ़ोगे। इसी नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ। कहाँ से कहाँ तक जाना है सर? न्यूरेमबर्ग से हैम्बर्ग नहीं होगा, न्यूरेमबर्ग से हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है कितनी बार टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ रहे हैं, ट्रेडर्स को कितना जो है वेट एंड मेजरमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, करेंसी चेंज जो है अलग अलग हो रहा है। तो एक 39 कन्फेडरेशन में ही रह रहे हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा एल, जो मेजरमेंट ऑफ क्लोथ है, देखोगे अलग अलग जगहों पे तो वो अलग अलग जो है उसकी लेंथ है, मेजरमेंट है, तो ये प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आप देखोगे कि प्रूशिया ने 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया जिसका नाम रखा ज़ुल्वरीन, ठीक है, और वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स का क्या हुआ सॉल्यूशन। आई थिंक अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है ज़ुल्वरीन के बारे में। यस सर, आपने किया था, ठीक। अब इसके नीचे जब जाओगे तो आई थिंक अब बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में डिस्कस करना है हमें, द न्यू कंजर्वेटिव रेजिम, ठीक है। तो न्यू कंजर्वेटिव रेजिम जो है, अब देखो जो कंजर्वेटिव्स है आपको याद होगा कि इनको अपने जो पुराने जो ट्रेडिशन है उसको लेकर काफी कॉशियस है ये, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस अंटिल 18th सेंचुरी। उन्होंने कोई चेंजेस के लिए हामी नहीं भरी, but they soon realized in 19th century that some changes are inevitable and we must go for that changes, and they were very surprised to see that how Napoleon changed the overall system in France and the reason in which he has acquired. तो उन्होंने कहा कि let us do what Napoleon did, ठीक है। Administratively he done a wonderful job, we should copy rather, we should take into consideration rather what sort of changes he was bringing out, he has brought out, ठीक है। और वैसे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, most of them were in favor of that। और वाटरलू, नेपोलियन को हराया जाता है 1815 में वाटरलू के बैटल में। अच्छा, ये वाटरलू का है, ये बेल्जियम में, ठीक है। वाटरलू में इनको हराने के लिए नेपोलियन को 4 बड़े कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। कौन कौन है? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, लिसन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड रशिया। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, ये 4 लोग हैं
इनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके हराते हैं बेचारे को और वो हार जाता है 1815 में, और एक कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप होता है। अब इस कंजर्वेटिव रेजिम में चेंजेस थोड़े बहुत तो किए गए, बट जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो नेशनलिस्ट थे उनको ये लगा, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट और जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव्स है आफ्टर ऑल दे आर कंजर्वेटिव्स, ठीक है, वो सेंसरशिप वगैरह इन सब पे ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव नहीं करते थे, और जो भी उनको अपोज करता था उनको वो सीरियसली लेते थे, उनको पनिश करते थे। अच्छा, जब नेपोलियन को इन्होंने हराया तो इन्होंने कहा कि लेट्स हैव अ ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में आ गए। जब ट्रीटी ऑफ वियना के लिए आए ये लोग 1815 में बैठे, और वियना ऑस्ट्रिया, तो इन्होंने कहा कि जो नेपोलियन ने इतना सारा जो भी चेंजेस लाया है पहले उसको क्या करो, चेंज अनडू करो, ठीक है, और कहा कि ये जो बर्बन डायनेस्टी है उसको फिर से क्या करो, रूलर बना दो, बर्बन डायनेस्टी रीस्टोर करो, और लुई 16 को नहीं, लुई 18 को, लुई 16 नहीं 18, ठीक है, लुई 18 को फिर से बनाओ, लुई 18 बन जाते हैं, आते हैं, बर्बन डायनेस्टी रीस्टोर हो गई। अब कहा गया कि अब ये जो अलग अलग रीजन है, ये जो फ्रांस है ये फ्यूचर में कभी एक्सपैंड ना हो, ऐसा करो कि आसपास ये जो बड़े बड़े कंट्रीज है ना उनको बैठा दो, ठीक है, ये बाद में फ्यूचर में कभी ये एक्सपैंड ना कर पाए। कौन है ये? फ्रांस। कौन है? फ्रांस, ठीक है। अब बताओ फ्रांस ट्रीटी ऑफ वियना में किसको क्या मिला? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो नॉर्थ पार्ट था वो मिल गया किसको? इटली का नदन पार्ट सर ऑस्ट्रिया को मिल गया, नदन इटली मिल गया आपको, ऑस्ट्रिया। जब यूनिफिकेशन पढ़ोगे तो देखोगे 1859 में काउंट कॉमली दी कैवोर इसी ऑस्ट्रिया को भगाते हैं नदन इटली से। यस सर, ठीक है, बट अभी तो मिल गया है तो अभी इसको रोक लेते हैं, ठीक है। तो नदन इटली इनको मिला। किंगडम ऑफ नेदरलैंड बना था वहां पे। नेदरलैंड को क्या मिला था? सर बेल्जियम वाला बेल्जियम नेदरलैंड। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ पोलैंड मिला था किसको? रशिया को दो, चलो रशिया को दे दो। सैक्सोनी किसको मिला था? प्रूशिया को। प्रूशिया। इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फ्रंटियर किसको मिला था? प्रूशिया को। प्रूशिया को, ठीक है। फिर पीडमोंट एरिया में भी कुछ बना था, ये आप ही लोग बता पाओ क्या है? जेनोआ। यहाँ से यही पैदा हुए थे क्या आपके गिसेपी मैज़नी? चलो बहुत बढ़िया, जिनोआ। फिर उसके बाद ये पीट्स वाज मेड ऑन पीडमोंट, ठीक है। और कोई पार्ट हम लोग छोड़ रहे हैं अभी? सर जो जर्मन कन्फेडरेशन था सर, हाँ वो तो उसको तो छुआ ही नहीं ना, उनको कह दिया उसको छोड़ दो ही। जर्मन कन्फेडरेशन को तो मत टच करो, रहने दो उसको, डोंट टच, नॉट टच्ड। चलो और बताओ। तो लगभग इसी तरीके से ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया इन्होंने, आपस में जो है बांट लिया टेरिटरीज जो कि नेपोलियन ने एक्वायर किया था, और फ्रांस को मेक श्योर किया कि फ्रांस फिर से अब फ्यूचर में क्या करे, एक्सपैंड ना करे। अब जो कंजर्वेटिव रेजीम था वो काफी स्ट्रिक्ट था, कोई भी उनके खिलाफ जाता था तो बहुत वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव रेजीम के खिलाफ कौन गए? गिसेपी मैज़नी। कौन जाते हैं? गिसेपी मैज़नी जाते हैं, सीक्रेटली काम करते हैं। अब यही बॉर्न होते हैं कहाँ? जिनोवा में, ठीक है, 1807। अब ये क्या थे? ये थोड़ा रेवोल्यूशनरी थे, बचपन से ही रेवोल्यूशन इनके दिमाग में घूम रहा था, ठीक है।
अब इन्होंने एक रेवोल्यूशन में जो है कि अटेंड किया था, कहाँ था वो, लिगुआरिया में था। यस सर। वहीं पे था। यस सर। लिगुआरिया में इनको एग्जाइल में जाना पड़ा था फिर। अब इनको भेज दिया कि आप एग्जाइल में जाओ। तो prison- कार्बोनरी के सीक्रेट में कुछ, कार्बोनरी का ये कुछ सर है। ज्वाइन किया था इन्होंने। सर उन्होंने ज्वाइन किया था यस सर, ये मेंबर बने थे Society। सर सोसाइटी। हाँ, सीक्रेट सोसाइटी, यस सर, एक सीक्रेट सोसाइटी है। ठीक है, मेंबर बन गए। अब ये सब चीजें जब इनके दिमाग में आती हैं कि भाई चलो ये शुरू से ऐसे ही थे, फिर उसके बाद इनको लगा कि इटली जो ये अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों में बटा हुआ है, ठीक है, ये एक यूनाइटेड होना चाहिए। इटली क्या होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए, नेशन स्टेट बनना चाहिए। ये पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन और किंगडम्स ये सही नहीं है, ठीक है। और इटली के यूनिफिकेशन के लिए वो फाइट कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको अब सीक्रेट सोसाइटी बनानी होगी। सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे अब ये, यस सर। ठीक है। अब ये सीक्रेट सोसाइटी ये बनाएंगे, एक कहेंगे यंग यूरोप और एक कहेंगे इटली। यंग इटली, ठीक है। यंग यूरोप बनाएंगे, ये कहाँ, सर बर्न में। और इटली मर्सलीज में। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटी, अब सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर कौन है, अब ऑब्वियस है लाइक माइंडेड पीपल होंगे। अब ये लाइक माइंडेड पीपल कहाँ से आएंगे, अरे जर्मनी से आएंगे, पोलैंड से आएंगे, फ्रांस इटली। यस फ्रांस इटली। तो Yes. अब ये लाइक माइंडेड पीपल ये जो कंजर्वेटिव रिजीम है इसको ओवरथ्रो करने की कोशिश करेंगे। ये ओवरथ्रो हो जाए और उसका एक जो है रोड मैप क्रिएट करेंगे कि कैसे ओवरथ्रो करेंगे। अब इनको सीक्रेटली काम कर रहे हैं, इसीलिए नाम सीक्रेट सोसाइटी है। अब इस बार अच्छा एक चीज तो हम लोगों ने बात करना यहाँ पे भूल ही गए, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि वियना में ऑस्ट्रिया में है, Yes, इसके sir, चांसलर है ये सर ड्यूक मेटरनिक। यस सर, उन्होंने ड्यूक मेटरनिक यहाँ पे बैठ गए, भाई हम तो चांसलर है, हमें ये इसको होस्ट करेंगे। तो ठीक है, आप होस्ट करिए। बट जब वो देखते हैं गिउसेपी मैज़नी भी इस तरीके से उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव रेजिम के खिलाफ, तो कहते हैं ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हमने जो सोशल ऑर्डर बनाया है, ही इज द यस सर, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हमारे जो सोशल ऑर्डर है इसके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। किसको कह दिया, गिउसेपी मैज़नी। अब गिउसेपी मैज़नी को कहो ना कहो कोई दिक्कत नहीं, कह दिया तो ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं टाइम पीरियड, अब देखो 1815 20 तक है हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रेवोल्यूशन थोड़ा सा अब शुरू कर देते हैं। अब नेशन स्टेट बनेगा 1830 से 48 तक, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आएंगे, किनके दिमाग पहले खराब होता है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कहते हैं कि चेंज लाओ भाई, पॉलिटिकल और सोशल, सॉरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल तो चेंजेस लाओ। गवर्नमेंट भाई कंसेंट होना चाहिए, ये बहुत हो गया मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये सबसे पहला आप देखोगे तो जुलाई में शुरू हो जाता है 1830 में। यस सर, फ्रांस में। उसको जुलाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है फ्रांस में, ठीक है। जो लुई 18 थे उनको कहा कि अब घर जाइए, ठीक है। फ्रांस अब मोनार्की बन गया है, कैसा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन रहा है फ्रांस, तो इसका मतलब आपका कोई यहाँ काम नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे लुई फिलिप, और आएंगे लुई फिलिप आएंगे, ठीक है। लुई फिलिप को कह दिया अब आप सत्ता को देखिए। हमने कहा ठीक है। अब जैसे ही ओवरथ्रो करते हैं यहाँ पे मेटरनिक को, फिर कुछ बोलना पड़ा, कहा कि अब देखो फ्रांस ने छींक मार दी है ना, अब पूरे यूरोप को सर्दी पड़ी। हाँ, और ये एनटीएससी इसको पकड़ के बैठा है, बार बार पूछ लेते हैं किसने कहा है, ये मेटरनिक ने कहा है। मेटरनिक रिमार्क, व्हेन फ्रांस नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस, ठीक है। और वाकई में हुआ ऐसे ही। बेल्जियम अलग हो गया, नेदरलैंड, याद है आपको बेल्जियम के बारे में, साथ पढ़ा भी होगा आपने बेल्जियम के बारे में, अभी ऊपर भी पढ़ा था आपने, नेदरलैंड में है। यस सर, पढ़ा था। यस सर, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये बेल्जियम का केस हो गया, तो अब एक केस है आपका ग्रीस का भी। सर लुई फिलिप बर्बन डायनेस्टी के थे क्या?
लुई फिलिप आपके बर्बन डायनेस्टी के थे। ओके सर। अब ग्रीस में आप देखोगे जो टाइम पीरियड है 1821 का, ठीक है, 1821 से ग्रीस जो है लड़ाई लड़ रहा है किसके खिलाफ? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ पहले ही से जो बहुत लंबे से लड़ाई चल रही है इनकी। ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर, ये क्रिश्चियंस, यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो पोएट्स हैं, जो ऑथर्स हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ग्रीस के झूले पे झूल के यूरोपियन सिविलाइजेशन बड़ा हुआ है, यूरोपियन सिविलाइजेशन बड़ा हुआ है, ग्रीस को हमें बचाना चाहिए। तो जो ग्रीस बाहर रहते थे वो हेल्प करते हैं, जो वेस्टर्न पीपल थे, जो रोमन सिविलाइजेशन के, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोग थे, वो हेल्प करते हैं। ओवरसीज हेल्प मिलता है किसको? ग्रीस को। और एक पोएट है यहाँ पे लॉर्ड बायरन, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया और लड़ाई लड़ना शुरू किया ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। और जब ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है 1824, ठीक है, फीवर की वजह से। बट ये जो काम था उनका ओवरऑल, जो ग्रीस को आज़ाद दिलाना था, आज़ादी दिलानी थी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है, ठीक है, और ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। चलिए इतना तो हम समझ गए। अब इसके बाद समझ में आ रहा है ना वैसे सभी को? यस सर, आ रहा है। किसी को कोई डाउट? नो सर। अभी तक नहीं, आगे कहा नहीं जा सकता। वैसे ये क्या था सर? नारायण। वेरी गुड। आगे इसके बाद का जो है टॉपिक वो क्या है? रोमांटिसिज्म है क्या? यस सर। रोमांटिसिज्म। जब आपने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ ही लिया है तो आप रोमांटिसिज्म भी जानते हैं, ठीक है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कहो या रोमांटिसिज्म कहो, आप कहीं ना कहीं एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हो कि रीजंस और साइंस को छोड़ो, जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको क्या करो? रीगेन करो, मिस्टिकल फीलिंग्स, ठीक है, अपील करो साइंस से, ठीक है, इंट्यूशन से, मिस्टिकल फीलिंग्स, ठीक है, लोगों के अंदर ये फील कराओ कि फॉर व्हाट दे आर, व्हाई दे आर फाइटिंग, फॉर व्हाट दे आर फाइटिंग, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया में तो आपने भारत माता को बना दिया, ठीक है, फोक सॉन्ग, फोक लोर का इस्तेमाल किया, आपने झंडे बना दिए, फ्लैग बना दिया, आपने री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। रोमांटिसिज्म है क्या? एक कल्चरल मूवमेंट है। क्या है? कल्चरल मूवमेंट, ठीक है, जो लोगों को क्या करता है? सोचने के लिए। ये नहीं कहता कि भाई लड़ाई लड़नी है तो तुम प्रूडेंशियल और मोरल रीजन देखो। पढ़ा है कहीं पे? पावर शेयरिंग। हाँ, तो प्रूडेंशियल है कि केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो रीजंस वगैरह, साइंस वगैरह, इस पे मत जाओ ज्यादा। सोचो कि ये तुम्हारा फादरलैंड है, ये मदरलैंड है, इसको प्रोटेक्ट करना है और इसको प्रोटेक्ट सिर्फ तुम ही कर पाओगे। जब ये रियलाइज कर पाओगे कि ये तुम्हारा अपना घर है, इसको प्रोटेक्ट हर हाल में करना ही है। और यही एक तरीका है मास मोबिलाइजेशन का, ठीक है, यही एक क्या तरीका है? मास मोबिलाइजेशन का। लोगों को आप समझा समझा के रीजन साइंस से अगर बात करोगे तो मोबिलाइज नहीं होंगे, बट लोगों को जैसे ही आप उनके इंट्यूशन से अपील करोगे, जब उनकी मिस्टिकल फीलिंग्स वगैरह उनके अंदर जब आएंगी, ठीक है, जब ये सारी चीजें उनके अंदर एक कल्चरल री इंटरप्रिटेशन होगा, एक आइडेंटिटी क्राइसिस जब वो समझ पाएंगे, तब वो लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, और तब बड़े पैमाने पे लोग खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, और तभी जो चाहते हैं आप वो हो जाएगा। और इसी का फायदा उठाया, इसी बात को एम्फेसिस किया आपके जर्मन फिलोसफर, क्या नाम था उसका? जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है। इन्होंने कहा जो जर्मन पीपल है वो दासवोक है। जर्मन पीपल क्या है? यस सर, कॉमन पीपल, दासवोक। हाँ, जर्मन पीपल, कॉमन पीपल, वो दासवोक है, ठीक है। एंड दे हैव टू फाइट फॉर द नेशन, वोकजिस्ट, ठीक है।
किसके लिए फाइट करना है? वोकजिस्ट के लिए फाइट करना है। अब ये वोकजिस्ट की जो फाइट है, स्पेलिंग करेक्ट है कि कुछ गड़बड़ है? सब करेक्ट है। सर के बाद ऐसा आएगा। अच्छा, वोकजिस्ट, ठीक है। अब ये कैसे लड़ेंगे इनके खिलाफ? इनको इनके कल्चर से रूबरू कराओ, ठीक है। फोकलोर का इस्तेमाल करो। फोकलोर में क्या आता है? फोक डांस आएगा, फोक सॉन्ग फोक सॉन्ग आएगा, फोक सॉन्ग्स आएगा, ठीक है। फिर फोक पोइट्री आएगा। तो ये सब तरीका अपनाओ, ठीक है, rather than साइंस एंड रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे पोलैंड के बारे में भी पढ़ोगे। पोलैंड, ठीक है, जो कि जिसको कि क्या किया गया था? सब्जुगेट कर दिया गया था सर रशिया ने, ग्रेट पावर्स ने उनको सब्जुगेट किया। रशिया ने तो किया ही है, ठीक से पढ़ो, थोड़े और ऊपर वाले लाइन को पढ़ो, वहां पे कुछ और भी लिखा हुआ है कि उसको हराता कौन कौन है उसको। रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। वेरी गुड। रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। जो इनको हराते हैं, किसको? नेपोलियन को। 4 लोग हराते हैं। हाँ, पोलैंड के केस में बस ब्रिटेन को हटा देना, बाकी 3 याद रखना और याद रखना। तो पोलैंड कहता है हम तो पहले इंडिपेंडेंट थे, इस तरीके से जो है हमारे जो पावर्स, हमारी आइडेंटिटी को क्या किया गया है? स्नैच किया गया है। और रशिया ने बड़े पार्ट पे जो है पोलैंड पे कब्जा कर रखा है। तो उन्होंने दे यूज लैंग्वेज एज अ वेपन, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, फोकलोर्स का इस्तेमाल किया एज अ वेपन अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। ठीक है। करोल कुर्पिंस्की, ठीक है, आप नाम सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। पोलोनेज मुजोर्का का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्या है? मतलब ये कल्चर को क्यों कल्चर रिवाइवल पे जोर दे रहे हैं? क्योंकि जो मास है वो अपने रूट से कहीं ना कहीं क्या है? अटैच्ड है। जब उनके उन रूट को आप दिखाओगे, रूट के बारे में उनको जब समझाओगे, एक हीरोइक पास्ट उनसे डिस्कस करोगे उनसे, तो वो क्या करेंगे? वो रेजुविनेट होंगे, उनके अंदर एक आत्मशक्ति जागेगी और वो लड़ने को फिर तैयार होंगे, ठीक है। एक आर्मी जिसको ये कह दिया जाए कि देखो तुमको 50,000 सैलरी महीना मिल रही है, जाओ और सरहद पे लड़ो, और एक आर्मी के सोल्जर, ऑब्वियसली ये सोल्जर वर्ड जरूर होना चाहिए उसमें, तो और एक आर्मी के सोल्जर को ये बता दो कि आपको सैलरी 50,000 तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि देश गरीब है, आपको फिर भी 25,000 दिया जा रहा है और ये आपके देश है, आपको इसको बचाना है। अगर नहीं बचाओगे तो आपके यहाँ जितने भी लोग हैं वो नहीं रह पाएंगे, कोई बाहरी आके रहने लगेगा। तो जब ये बात समझाओगे तब अच्छे से सोल्जर लड़ेंगे, या बस 50,000 दे दोगे तब सोल्जर अच्छे से लड़ेंगे? जब ये बात समझाएंगे तब अपनी कंट्री से है। तो ये बात जब समझा दोगे तो जो नहीं, जिनको पैसा नहीं भी दे रहे हो वो भी खड़े होके जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे अपने देश को बचाने के लिए। तो यही कल्चरल मूवमेंट रोमांटिसिज्म में एम्फेसिस कर रहा है। सर नेशनलिज्म एक तरह से जो मान, हाँ, लैंग्वेज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल ओवर हियर। अपने ही भाषा में बात करने, अपने ही लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, उसका जो है बिशॉप्स और वगैरह, प्रीस्ट वगैरह, इसी का इस्तेमाल करके लोगों को प्रीच करते थे, असेंबलीज वगैरह बुलाते थे, ठीक है। रशियन को बहुत बुरा लगा, उनको उठा के सर्बियन जेल में डाल दिए कि जाओ तुम सर्बिया घूम के आओ, ठीक है। और बट लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया और इट एक्टेड एज अ यू नो अ बिग वेपन अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन, ठीक है। तो ये उनका भी एक रिवॉल्ट हुआ था 1831 में, उनका रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट पे, ठीक है, रिवॉल्ट भी हुआ था। तो इसको जरूर पढ़िएगा। अब इसके पढ़ने के बाद थोड़ा सा और नीचे आओ, तो और नीचे आओगे तो हंगर हार्डशिप वाली बात आ जाएगी, आएगी? यस सर। यस सर। अब हंगर हार्डशिप की बात है तो 1830 का पीरियड है, ठीक है, 1830 का पीरियड है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1830 के पीरियड में ही ऑनवर्ड्स आपके मशीन्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। क्या आने शुरू हो जाते हैं? मशीन्स वगैरह, ठीक है। मशीन्स आ गई तो जो है कि मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन बाय मासेस नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन बाय मासेस नहीं हो रहा है, मास प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन बाय मासेस नहीं हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है,
अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो मतलब क्या होगा, पॉवर्टी इंक्रीज करेगी, पॉवर्टी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, रिवॉल्ट होगा। जब मरना ही है भूखे पेट तो क्यों ना रिवॉल्ट करके बने, ठीक है। Yes. तो मशीन जो आई है, तो मशीन्स जो काम करनी है जिन मशीनों को, बहुत ज्यादा काम कर रही है और लोगों को बेरोजगार बना रही है, ठीक है। और आपने ये शायद पढ़ा भी है, ज्योग्राफी में पढ़ा भी है, गांधी जी ने कुछ कहा है, Yes, ठीक है, sir. देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर Yes, sir. एनीबॉडीज ग्रीड। Not for anybody. द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन आर द रिचर फर्स्ट वंस, चैप्टर में ज्योग्राफी, ठीक है। एंड मास प्रोडक्शन, ही वांटेड मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्शन बाय masses। Production by masses. तो यही है मास प्रोडक्शन, ये रहा प्रोडक्शन बाय मासेस ये, और प्रोडक्शन बाय मासेस अगर आप कराओगे तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी, कम होने लगेंगे, ठीक है। सर कोई यूटोपिया रियल नहीं हो सकता, पर सर पॉवर्टी फ्री नेशन हो सकती है और डेमोक्रेटिक नेशन। पॉवर्टी, अगर आपने ये पढ़ा है अच्छे से पॉवर्टी चैप्टर, और मैंने ही पढ़ाया है, तो आपको याद होगा पॉवर्टी तो हमेशा रहेगी, किसी कहीं पे ज्यादा रहेगी कहीं पे कम रहेगी। अब वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर अब कम हो जाए सर की यूएस में, सुनो, यूएस में अगर आपके पास एक छोटी सी कार है तो हो सकता है आप पुअर हो, बट इंडिया में अगर कार है तो आप लग्जरी माना जाएगा, yes, है ना। पॉवर्टी वन वे और द अदर एग्जिस्ट करेगा। बोलो, बताओ क्या कह रहे हो। यस सर, मैं कह रहा हूँ पॉवर्टी इतनी नहीं होनी चाहिए कि बेसिक नीड्स में भी दिक्कत हो, इतनी रह सकती है। अच्छा, ठीक है, सही बात है। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा क्या प्रॉब्लम है, आ गया। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे समझ में आ गया। तो 1848 का अब इंस्टेंस है कि जब लोगों का प्रॉब्लम एक्यूट होने लगता है फ्रांस में, तो लियो फिलिप को कहते हैं कि बैरिकेड अब खड़े हो गए हैं, अब इसी बैरिकेड से निकल जाओ जल्दी से, ठीक है। और वो जल्दी से निकल जाते हैं वहाँ से, और फ्रांस फिर रिपब्लिक बनता है, ठीक है। फ्रांस क्या बनता है, रिपब्लिक बनता है। अब जब रिपब्लिक बन गया फ्रांस, तो जो 21 साल उम्र के हैं, 21 ईयर्स एंड अबव, ठीक है, उनको क्या कह दिया गया, राइट टू वोट। अच्छा, 1848 में और भी कुछ हुआ है फ्रांस में, क्या हुआ है सर? स्लेवरी अबॉलिश हुई है। वेरी गुड। Slavery abolish हो गई थी। ये किसने सबसे पहले बोला है, मानस? सर अर्नब। अर्नब, वेरी गुड। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। सर वुमेन्स को भी वोटिंग राइट नहीं मिलती क्या? अरे तो वो 1946 में दिलाओ ना, अभी क्यों दिलाओ? 1946 में मिला। तो मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, 21 साल और अब राइट टू वोट। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स वगैरह वहाँ पे ओपन कर दिए कि अब सबको रोजगार भी मिलेगा। बट अब यहाँ पे एक केस और पढ़ लेते हैं 1845 का, सिलेसिया का। सिलेसिया में क्या होता है? सिलेसिया में ये होता है कि वीवर्स को लगता है, वीवर्स के और कॉन्ट्रैक्टर्स बीच में झड़प हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टर्स नेगोशिएट करते हैं, कम से कम पैसा देना चाहते हैं, और वीवर्स को जो है कि प्रॉब्लम होती है, उनके अपने पैसे उनको नहीं दे रहे हैं वो ठीक से। तो वीवर्स क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कॉन्ट्रैक्टर को सबक सिखाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर के घर में जाते हैं और 2 ग्रुप बना के जाते हैं, एक गोडाउन में जाते हैं, एक घर में जाते हैं। तो गोडाउन में भी तोड़फोड़ मचाते हैं और उनके घर में भी जो पोर्सलेंस वगैरह से सब तोड़ दी। कॉन्ट्रैक्टर डर के मारे भाग रहे हैं बचने के लिए। तो आसपास के लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने तो बहुत ज़्यादती की है, हम तुमको अपने घर में नहीं रखेंगे। तो भागते फिरते मिलिट्री के पास जाते हैं। मिलिट्री कहते चलो अच्छा ठीक है, हम तुम्हें देखते हैं, तो बचाएंगे, तुम्हें पैसे चाहिए हमें, ठीक है पैसे ले लो, पैसे दे देते हैं। आते हैं और फिर झड़प जो होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो गोली मार देते हैं मिलिट्री वाले लोग। 11 वीवर्स मर जाते हैं। कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने? यस सर। यस यहाँ तक समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? सर स्लम्स कौन होते हैं? स्लम्स? यस सर। स्लम डवेलर्स, जो स्लम्स में जो अर्बन एरियाज में जो झोपड़पट्टी होती है ना, आउटस्कर्ट्स पे आप देखोगे स्लम्स वगैरह, ठीक है, चॉल वगैरह बना के स्लम से। ओके सर। सबसे बड़ा स्लम, चलो स्लम की ही बात आई है तो कहाँ है इंडिया में? धारावी में। वेरी गुड, धारावी, मुंबई, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम है? यस सर, एशिया का। यस सर, एशिया का। अच्छा,
अब इसके बाद हम जब 1845 का क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जर्मनी को यूनिफाई करना है हमें, या फिर जर्मनी के जो लिबरल नेशनलिस्ट है वो कहेंगे विल्हेम फोर्ब से कि आप जाइए या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब होने दीजिए यहाँ पे, ऐसे कुछ है, राइट? यस सर। हाँ 1848 में ही है हम लोग ना, तो 831 रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होंगे, जाएंगे वहाँ पे जो है कि फेस्टिव प्रोसेशन निकालेंगे, ठीक है, और क्राउन जो है पकड़ा देंगे किनको, फ्रेडरिक विलियम फोर को, कि अब आपसे यहाँ से मोनार्की हटी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी। और फ्रेडरिक विलियम फोर को लगेगा कि ये क्या बात हुई, वो छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे किंग से मिल जाएंगे और यहाँ पे जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लिबरल नेशनलिस्ट थोड़े बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं कि अरे अब तो हमारा सरकार बन ही गया, तो उनका जो है कि जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको जब नेग्लेक्ट करते हैं तो वो हट जाते हैं, और जब वो हट जाते हैं तो उनका जो सोशल बेस था वो वीक हो जाता है लिबरल नेशनलिस्ट का। और जब ऐसे होता है तो उधर से फ्रेडरिक विल्हेम फोर देख लेता है कि अच्छा सोशल बेस तुम्हारा वीक हो चुका है, तुरंत आर्मी वगैरह बुलाते हैं और पार्लियामेंट को बंद करो, डिसबैंड करो इसे, ठीक है, और डिसबैंड हो जाता है। लिबरल नेशनलिस्ट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, यस सर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या है, तो आप यहाँ पे विमेन के बारे में पढ़ोगे। अब विमेन का केस कहीं भी सोशल साइंस में आ जाए तो पहले ही से मैं कहूँ या ना कहूँ, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी अगर आप देखो तो विमेन को बस एक जो है ऑब्जर्वर के तौर पे रखा गया है। विमेन फाइट कर रही हैं अपने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स, इकोनॉमिकल, उनको ये मिल नहीं रहा है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स, दे आर फाइटिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कहा जाए तो गलत नहीं है, ठीक है। तो सोशल राइट मतलब समाज में उनको कहा जाता है। इवन आपने जब पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया तो गांधी जी को भी सुन के आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, गांधी जी वाज आल्सो वेरी मच यू नो in favor of that women should work in their household, they should be a good wives and mother, है ना, ऐसा ही पढ़ा होगा आपने वहाँ पे भी, जबकि वो सिविल डिसोबीडियंस में उनका हेल्प कर रही है, सत्याग्रह में उनका हेल्प किया उन्होंने, ठीक है, they thought that this is their sacred duty, यस सर, बट उनको कांग्रेस में पॉलिटिकल पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, एक हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, सरोजिनी नायडू को दे दिया, एनी बेसेंट को दे दिया, ठीक है, बट ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन वुमेन का बढ़ना चाहिए था, है। सोशल यहाँ पे आते हैं, सोशल उनका लाइफ अच्छा नहीं, पॉलिटिकल राइट टू वोट मिल नहीं रहा है, इकोनॉमिक वेजेस कम है इन कंपेयर टू मेन। आपने रेवोल्यूशन से पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, बट दैट चेंजेस अगेन वर नॉट एनफ। यस सर, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, याद होगा आप लोगों को, आपने पढ़ा है सर, यहाँ तक कि अभी भी कम ही वेज मिलती है सर कई जगह पे वुमेन को। हाँ, तो अब वही सेम वर्क कर रही हैं तब भी कम पैसा मिल रहा है। तो अब ये जो है कि आपको याद रखना है वुमेन वाला। तो अब कंजर्वेटिव्स देखो, अब हम लोग आते हैं कंजर्वेटिव्स की तरफ, ठीक है। कंजर्वेटिव्स जो है उनको लगता है कि ये साइकिल ऑफ रिप्रेशन कैसे रोका जाए, ये तो जब भी हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, फाइट करने को तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है, हमें तो क्या करना है, थोड़ा रूल करना है। क्या करते हैं कि चलो अब पावर शेयर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पावर शेयर, पढ़ा है कहीं? यस सर, चैप्टर ये यस, पावर शेयरिंग। तो कहेंगे कि जहाँ जिस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ हुआ है वैसा डेवलपमेंट यहाँ भी करो। अब हम लोग आ गए जिसको मैंने कहा था होल्ड करना है, ठीक है। तो हंगेरियन में आप देखोगे 1867 में कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है उनको, पॉलिटिकल दिया है, यस सर, 1867 में, ठीक है, 1867 में उनको मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? यस सर, जो वेस्टर्न यूरोप में हो गए थे सर, अब वो हो रहे हैं यहाँ, अब यहाँ पे हो रहा है। मैंने आपको ये पहली बात बता दी थी, खत्म हो रही है, सर्व डब में खत्म हो रही है, खत्म करो भी सब, ठीक है, इसको चेंज करो, इंडस्ट्रीज बनाओ। तो अब यहाँ पे ये सारी चेंजेस लाई गई, कौन लाया? कंजर्वेटिव्स, ठीक है। साइकिल ऑफ रिप्रेशन को उनको रोकना था,
अब इसके आगे जब बढ़ोगे तो अब देखोगे कि जो ओवरऑल लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सक्सेसफुल नहीं होते, दे बिकेम अ नैरो क्रीड। ये सेम स्टेटमेंट पढ़ोगे जब बाल्कन्स बाल्कन्स आने से पहले पहले हम लोग जर्मनी को पहले यूनिफाई करें, इटली को यूनिफाई करें और स्ट्रेंज केस पढ़े ब्रिटेन का, फिर उसके बाद ये देखें कि क्या विमेन का रोल है। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिया गया बट विमेन को थोड़ा सा तो दर्जा दिया गया है, एक एलिगेरी बनाई गई है, ठीक है, वो एलिगेरी समझेंगे, फिर बाल्कन पे आए। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ये अगर मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें आप लोगों से पूछूं तो आप लोग बता दोगे मुझे? यस सर, इसमें बता Yes, देंगे। sir. सर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आएंगे। सर वैसे वो वाला टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है ना, जब सर रूमर फैल गई थी कि क्या? सर आ रहे हैं, मतलब एम्परर ने भेजे हैं सर गोली मारने के लिए सर, तब रिवोल्ट उठा था सर वो वाला। इवॉल्व टूटा था? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। एक डिस्टरबेंस भी आ रही है पीछे से आपके एंड से शायद, या फिर किसी और के एंड से। फिर से बोलिए। सर मैं कह रहा था सर एक पार्ट है ना सर चैप्टर का जब सर रूमर से निकली थी। हाँ, रूमर्स कैसे नहीं रूमर्स? सर कि किंग ने डिक्लेयर किया है कि वहाँ पे जो कॉमन पीपल है उनके ऊपर गोलियां चलाना सर, वो सर फ्रेंच रेवोल्यूशन का सर जो फर्स्ट पार्ट। हाँ, ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो था सर, शायद उधर से अलग भी है। चलो देख लेते हैं, अगर आता है तो देखेंगे। और ये जो बात है ये रूमर फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, इसमें नए बच्चे कौन कौन है जिनको मैं नहीं जानता हूँ? समीर, प्रणव, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग वही हैं, राइट? सर नए बच्चे भी हैं। नए बच्चे आए हैं। चलो ठीक है। सर ऋषभ, शिवांश और 2-3 और है सर। चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है जो नए बच्चे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। आनंद आई थिंक नया बच्चा है, राइट? नो सर, वो तो नो सर, सर वो तो पुराना है। शिवांश पांडे? यस सर वो नहीं है। चलो ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट। जर्मनी को यूनिफाई आज ही कर दें कि बाद में करें? राजी करा दो। राजी कर दीजिए सर, लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास भी है 8 बजे से। सर 8 o'clock एक और क्लास है, 8 o'clock और क्लास। चलो जर्मनी को यूनिफाई कर ही लेते हैं पहले। सर यूनिफाई करके ही जाएंगे हम। अब जर्मनी को कर दो यूनिफाई और किसी को। अच्छा ठीक है, जर्मनी यूनिफाई करना। अब जर्मनी को यूनिफाई करना है तो इसका सबसे बड़ा जो सिरदर्दी था, ठीक है, यूनिफाई करने का जो चैलेंज था, चलो इसको चैलेंज कहा जाए, तो वो ऑटो वन बिस्मार्क का था। ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने ये चैलेंज लिया, ठीक है। तो इन्होंने, ऑटो वन बिस्मार्क ने किसका हेल्प किया? इन्होंने हेल्प लिया जंकर्स का, ठीक है। ये ऑटोमन बिस्मार्क ने हेल्प लिया जंकर्स का, बिंग लैंड ओनर्स, जानते हैं प्रुशिया के ब्यूरोक्रेट्स का, ठीक है। और इन्होंने जो है युद्ध किया, किससे युद्ध किया? डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस, ठीक है। इन तीनों से युद्ध किया 7 साल तक, 7 years तक। फिर अल्टीमेटली इनको डिफीट करने के बाद ये क्या करते हैं, 39 कन्फेडरेशन और क्रोएशिया को मिला देते हैं और जर्मनी यूनिफाई हो जाती है। और जब जर्मनी यूनिफाइड होती है तो जो टाइम पीरियड है वो 1871 का है। और ये 1871 का जो टाइम पीरियड है ये आपका जनवरी का पीरियड है, जब वहां के कैसर बनते हैं विलियम वन। वहां के कैसर कौन बनते हैं? विलियम वन, ठीक है। कैसर विलियम। हॉल ऑफ मिरर में एक बहुत शानदार पार्टी होती है, वहां पे अलग अलग प्रिंसेस, अलग अलग जगहों के प्रिंसेस वगैरह आते हैं, किंग्स आते हैं, ठीक है। और ऑटो वन बिस्मार्क भी रहते हैं और ताजपोशी होती है किसकी?
सर विलियम वन केसर की विलियम सर वन। केसर विलियम वन। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग वगैरह ये सब जो तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। 1834 में कितना सारा चेंजेस लाया गया प्रुशिया द्वारा, जो कि कस्टम यूनियन बनाया उन्होंने। ठीक है, एक कस्टम यूनियन तो पहले ही उन्होंने बना के एक जो है कि दिखा दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली वो अच्छा काम कर सकते हैं। आप देखोगे उसके नीचे वाले पैराग्राफ में इसी के बारे में कहा गया। ठीक है, तो अब ये जर्मनी यूनिफाइड होता है। ठीक है, हम इटली के यूनिफिकेशन के भी बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ब्रिटेन का भी एक स्ट्रेंज केस है कि वो नेशन स्टेट बना है। हालांकि ये इंग्लिश पीपल है जो क्या करते हैं, आसपास के रीजन को क्या करते हैं, सब्जुगेट करते हैं। अच्छा बताओ, 1688 में मोनार्की को ओवरथ्रो किया था यस इंग्लिश पीपल ने। ठीक है, तो यस सर। सर कॉन्स्टिट्यूशन ने हाँ, पावर सीज कर लिया। डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो, अरे सॉरी, मोनार्की को ओवरथ्रो किया था। एक रेवोल्यूशन था, उस रेवोल्यूशन का नाम क्या है? द एक्ट ऑफ यूनियन। नहीं, 1688 का जो रेवोल्यूशन है उसका नाम क्या है? रेवोल्यूशन। ठीक है, कौन सा रेवोल्यूशन? ग्लोरियस। ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। सर। यस सर। चलो, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो हम लोगों ने समझा। इटली को भी यूनिफाई कर दें? यस सर कर दो। सर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। चलो ठीक है, आज बहुत सारी रिवीजन हो गई है एक साथ, इतना बड़ा ओके चैप्टर। सर हो गया सर, टाइम नहीं पता चला सर, मुझे लगा आधा घंटा ही हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अगर आपने अच्छे से इसको जो है तैयार करना है तो एक बार घर पे ज़रूर इसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं क्लास आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है मेरी क्लास में, याद है ना? यस यस सर। यस सर। यस सर। मैं पूछूंगा ज़रूर। यस सर, आप क्लास की शुरू में पूछते यस हो। सर। 20 मिनट्स 15 मिनट। हाँ, सर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेना। 1 मार्क्स भी पूछूंगा मैं, एजर्शन एंड रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपके जो है कि सेक्शन तो यहाँ पे पूछना सही नहीं होगा। मेंटी भी ले लेना इसकी। मेंटी, चलो जरूरत रहेगी तो वो भी हो जाएगा। यस सर, मेंटी दे देना इस चैप्टर की सर यूट्यूब पे। सर आप सोशल साइंस का टेलीग्राम का ग्रुप बनवा दो। चलो ठीक है, बात कर लेंगे। ये सर एसएसटी का बना ही नहीं है सर, इतना टाइम हो गया, सारे सब्जेक्ट का बन गया। अरे तो एसएसटी में तो हम ऐसे ही जो है तुम्हें इतना सारा कुछ बता देंगे कि जैसे ही मेंटी बनेगा सारा तुम लोग आंसर जो है कि टेलीग्राम पे या फिर मेंटी पे देने लगोगे। टेलीग्राम पे करते क्या हो? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेते हैं। अच्छा, अब आप वीडियो कॉल पे समझा भी सकते हो आराम से सर, कॉल जैसा भी नहीं लगेगा, बस वीडियो बना के। चलो ठीक है। यस सर, आप वीडियो सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है वो आगे हो। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना करो कि आप पढ़ाई करके नेक्स्ट क्लास में आओ अच्छे से। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके बाय सर, गुड नाइट सर। ओके, बाय बाय सर, थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय एवरीवन।